हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द फाइनेंस किट। सो आज की वीडियो में हम पेपर 20A दैट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन की सर्टिफाइड आंसर शीट ऑफ दिसंबर 25 अटेम्प्ट की जो आंसर शीट है हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं एंड हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मार्क्स स्टूडेंट के कटे हैं एंड ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते थे टू हैव मार्क्स मोर देन 40 मार्क्स। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं इस स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम देखें मार्क्स को ब्रेक करें तो MCQ में इसको मिले हैं 18 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इसको मार्क्स मिले हैं 17 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, 70 में से 17 मार्क्स आए हैं इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, राइट। तो काफ़ी वीक पॉइंट्स रहे होंगे, जैसे कि हमने देखा है कि वी हैव टू ट्राई कि हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ इन MCQ पोर्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, बट इस स्टूडेंट के सिर्फ 18 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स विच इज़ अ ह्यूज ब्लंडर। ठीक है, एंड हमें कोशिश करनी होती है कि एटलीस्ट हम 20 to 25 मार्क्स लाएं MCQ पोर्शन में ताकि हम 40 अबव मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। ठीक है, आप कई बच्चे जो होते हैं MCQ पे होली डिपेंड हो जाते हैं कि अच्छे से MCQ हम कर लेंगे MCQ बुकलेट से SCMI की। ठीक है, और वो सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पेपर को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं करेंगे अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव पार्ट एंड MCQ में दोनों में बैलेंस करना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को। तो फॉर MCQ आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं ICMI के, ठीक है, पास्ट पेपर के जो MCQs होते हैं, राइट, एंड MQPs के जो MCQ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ बुकलेट होती है ICMI की, वो आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे, ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल। आप कितना भी MCQ आप एक दिन पहले करो, ठीक है, या एक रात पहले करो जितना एग्ज़ाम है, इट विल नॉट हेल्प यू बिकॉज आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाएगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यू विल नोटिस कि आप आते हुए ऐसा MCQ होगा जो आपने करा होगा, फिर भी आप एग्ज़ाम में उसका सही आंसर नहीं दे पाते हो, जस्ट बिकॉज आपने जो जितने भी MCQs हैं इंस्टीट्यूट के वो आपने 2-3 बार नहीं करे हैं। ठीक है, तो टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन MCQ you will have to complete all the resources of ICMI. okay, that means जितना भी MCQ बुकलेट्स में क्वेश्चंस हैं एंड पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, MQPs में हैं एंड प्रैक्टिस पेपर में हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको 2-3 बार एटलीस्ट करने हैं। ओके, अब चलो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 है। पहले तो आप लोगों को ये सब पता ही होगा कि हमारे पास 7 क्वेश्चंस होते हैं एंड आउट ऑफ 7 क्वेश्चन वी हैव टू परफॉर्म 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हम पास कर पाएंगे पेपर में, 40 मार्क्स अबव ला पाएंगे पेपर में, या एग्जामिशन ला पाएंगे नहीं। ठीक है, इसका डिसीजन तो आपका शुरुआत में ही हो जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड कौन से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छोड़ रहे हो। ठीक है, तो आप यू हैव टू सेलेक्ट बेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ दोज 7 क्वेश्चंस। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, यू हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे छोड़ने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हैं। ठीक है, अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं वो आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप अटकोगे, राइट। इवन अच्छे से अच्छा बच्चा जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी कि जो आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं होते हैं, यू शुड नॉट बी पैनिक एट ऑल।
ठीक है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू अच्छे से करते हो एंड 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप अच्छे से करते हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम्शन आना या फिर ऑलमोस्ट 50 मार्क्स, अराउंड 50 मार्क्स आना तो पक्का है। 50 to 60 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टूडेंट ने कुछ 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे होंगे आउट ऑफ दोस 7 क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन एग्जामिन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन 7, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहला क्वेश्चन कौन सा ऐसा करना है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी अ रैंडम गेस और अ हिट एंड ट्रायल मेथड कि चलो मेरा मन कर रहा है 5 क्वेश्चन में से तो यही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। दैट शुड नॉट बी इट, दिस इज़ नॉट द वे, राइट। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, जिस क्वेश्चन में आपके अच्छे से मास्टरी है, उस क्वेश्चन को आप पहले करो, ठीक है। नेवर डू अ क्वेश्चन जिस पे आपको ज़रा सा भी डाउट है, ठीक है, कि चलो ये तो करा हुआ है, मैंने करा, अगर मैं करूँगी या करूँगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए आपके पहले क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो जो कि आपको 14 मार्क्स, ठीक है, 7 मार्क्स फॉर पार्ट ए, 7 मार्क्स फॉर पार्ट बी, ठीक है, मतलब 14 मार्क्स, उसमें से 12 से 14 मार्क्स तो आप उस क्वेश्चन में लाओ अपने पहले क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लेना है क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका एकदम मास्टर्ड क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आप आंसर अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कुछ ईपीएस को क्वेश्चन है, स्वैप रेशियो निकालनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्वैप रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट ने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही था, ठीक है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट को 1 मार्क्स मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, you can see student have made a lot of mistakes here. लाइक आई सेड कि आपको पहला क्वेश्चन ऐसा करना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मुझे आता है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलाना है, ठीक है। तो देखो, इतनी सारी कटिंग हुई है इस क्वेश्चन में, वी कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी इस क्वेश्चन की, वो अच्छे से कर पाएगा या कर पाएगी, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना था स्टूडेंट को, तो इसने यहाँ पे ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन निकाला, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। इस तरीके से निकाला, ये पूरा गलत है, ठीक है। दिस इज़ एन, जैसे मैंने यहाँ पे रिमार्क्स भी दे रखे हैं, दिस इज़ एन इनकरेक्ट मेथड, ठीक है। मार्केट प्राइस निकालने का ये आपका इनकरेक्ट मेथड है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड स्वैप रेशियो अबव, ठीक है, तो उसके आपको 1 मार्क्स मिल गए हैं, बट यहाँ पे जो आपका एमपीएस निकालना था वो मेथड सही नहीं है, पूरा ही गलत है, तो ऑब्वियसली मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं सेकंड पार्ट को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक अलग तरीके से। दोबारा से करी है कोशिश। पी रेशो आफ्टर एक्विजिशन शुड बी 10, ओके। सो एम पी एस इज इक्वल्स टू पी ई इंटू ई पी एस, ओके। यहाँ पे ई पी एस निकालने की कोशिश करी है स्टूडेंट ने, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ई पी एस का, नहीं देखो, सी यहाँ पे स्वैप रेशो निकाल रखी है, तो अब सेम क्वेश्चन में दो स्वैप रेशो कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आपको आपने सही ऊपर फर्स्ट पार्ट में सही स्वैप रेशो निकाली जिसके आपको मार्क्स मिल गए, बट अगेन स्टूडेंट है तो आपको जो क्वेश्चन आंसर जो कंटिन्यू करना था उसी स्वैप रेशो से कंटिन्यू करना था। यू कैन नॉट कैलकुलेट अ डिफरेंट स्वैप रेशो फ्रॉम हियर, स्वैप रेशो तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि ईपीएस आफ्टर मर्जर और एक्विजिशन सेम ही होनी चाहिए एक्वायर्ड की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पीई कांस्टेंट रहता है, प्राइस अर्निंग रेशियो कांस्टेंट रहती है, बट यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट ने, नहीं, एक और
स्वैप रेशो निकालिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे EPS निकालना था हमें, तो स्वैप रेशो हमें पता था 0.2 जो कि सही था। तो 24 हमारा दोनों फर्म्स का पैट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे, प्लस स्वैप रेशो नंबर ऑफ़ शेयर जो टारगेट कंपनी का था, तो इससे EPS निकलना था। ठीक है, तो ये जो भी आंसर निकलता इस फॉर्मूले से, ठीक है, इनटू PE होता, ठीक है, PE इनटू इस फॉर्मूले का EPS, तो आपका मार्केट प्राइस निकल जाता। ठीक है, जो कि स्टूडेंट ने बिल्कुल ही गलत करा है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा आंसर गलत है, तो ऑब्वियसली इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो 7 में से इस स्टूडेंट को मिला है सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, एंड जो कि एक और इम्पैक्ट कर देता है, इम्पैक्ट बना देता है इस पेपर में। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही मतलब हमें लगता है कि सर अच्छा पेपर देंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे, या हम कुछ भी लिख देंगे तो हमें कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो पहला आंसर होना चाहिए वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजी भी काम आती है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को आपका पहला क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना, तो जितने भी अगर आपने सही आंसर आगे जाके करे होंगे तो एग्जामिनर उसको उसी नज़र से देखेगा। ठीक है, बिकॉज पहले क्वेश्चन का इम्पैक्ट उस पर नेगेटिव पड़ा है, तो अगर आपके सही आंसर भी होंगे तो भी वो उस नज़रिए से करेगा एंड आपके ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगर मैंने क्यों कहा ऐसा कि आपको अच्छा क्वेश्चन, आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है परफॉर्म करना, तो आप सबसे पहले करें, क्योंकि यू हैव टू मेक योर फर्स्ट आंसर इम्पैक्टफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी काम आती है। ठीक है, आपको एग्जामिनर के माइंड से भी सोचना चाहिए। ठीक है, कि एक एग्ज़ामिनर कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होगा स्टूडेंट से, तो आपको सोचना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखने हैं। राइट, आई थिंक इस फॉर्मूले को 2 मार्क्स दिए एग्ज़ामिनर ने, तभी पूरे आंसर में आप देख सकते हो 2 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 7, 2। ठीक है, दैट्स वेरी जेनरस ऑफ द एग्ज़ामिनर कि उसने 2 मार्क्स दिए हैं उस फॉर्मूले के। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन अ ब्लंडर, क्वेश्चन 7 पार्ट बी आंसर। ठीक है, ये पूरा ही गलत है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन था काफ़ी ट्रिकी भी था, काफ़ी तो नहीं, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेते। ठीक है, बट थोड़ा बहुत ट्रिकी था आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो, अगेन फॉर्मूला मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पहले फॉर्मूलाज लिखो, कि ठीक है, कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बस वैल्यूज़ लिखी ऊपर या नीचे एंड उसको आपने सॉल्व कर दिया एंड देन आपका आंसर निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ मेंशन करनी होती है। ठीक है, एंड फॉर्मूला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इस फॉर्मूला के स्टूडेंट को मिले हैं आई गेस 1 मार्क्स मिले हैं, 1 नंबर मिला है। ठीक है, विच इज़ रिटर्न इज इक्वल्स टू G/B। ठीक है, ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है, G इज इक्वल्स टू B इंटू R। फाइन, ग्रेट स्टार्ट टू द आंसर। आगे देखते हैं, ये कुछ गड़बड़ है इस आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी फॉर्मूला से R इज इक्वल्स टू G/B करके स्टूडेंट ने R निकाला है, रिटर्न निकाला है। ठीक है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था KE। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था KE, तो ये गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला से निकलना था, विच इज़ D1 डिवाइडेड बाई PO प्लस G, इससे हमारा KE निकल जाता। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं किया स्टूडेंट ने, ऑब्वियसली रॉन्ग मेथड ऑफ सॉल्विंग द आंसर, तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिले हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, उसी एक फॉर्मूला की ही एग्जामिनर ने 1 मार्क दिया है। तो
6 मार्क्स आपके दोबारा लूज़ हो गए यहाँ पे, दोबारा तो नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स, इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स आपके लूज़ हो गए, ठीक है। तो ओनली 1 आउट ऑफ 7 मार्क्स इन दिस आंसर। अगेन अ ब्लंडर, देखो आप देख सकते हो कि आपके आंसर गलत होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका लास्ट क्वेश्चन या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करा है, अगर वो सही भी जाएगा तब भी एग्जामिनर का मन नहीं करेगा कि इस बच्चे को पास करें, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ फाइनल स्टूडेंट, ये फाइनल का पेपर है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर फाइनल स्टेज पे, ठीक है। इंटर के बच्चों को थोड़ा वेव ऑफ किया जाता है इस केस में, बट फाइनल के स्टूडेंट को नहीं करा जाता, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, ठीक है, एल्स आपका पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो कितना भी अच्छा टेबल बना दिया, कुछ भी मार्क्स नहीं मिला है ऑब्वियसली। इसमें बता दूँ, मैंने नोटिस किया था कुछ अमाउंट, इसमें कुछ वैल्यू सही थी, बट उसके भी मार्क्स नहीं मिले, बिकॉज़ एंड का आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सही होने के बावजूद भी नहीं मिले मार्क्स, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका रीज़न ये है बिकॉज़ पहले के आंसर जो थे वो गलत थे एकदम, तो एग्ज़ामिनर ने इस आंसर को भी उसी नज़रिए से देखा, ठीक है। तो उस वैल्यूज़ के भी कुछ 1 या 2 मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने मतलब जैसे अभी डिस्कस करी कि वर्किंग ना सही थी, ठीक है, फिर भी जानबूझ के एग्ज़ामिनर ने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लिए। इसमें कुछ अमाउंट थी जो कि सही थी, ठीक है, जैसे 300 एंड ये 4800 वाली या 1.44 वाली, ये सही थी, बट फिर भी एग्ज़ामिनर ने यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए, ठीक है। जैसे वी ऑलवेज थिंक कि या फिर क्वेश्चन में भी कभी कभी लिखा होता है कि वर्किंग शुड पार्ट फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है बिकॉज एग्ज़ामिनर ने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए हैं इस वर्किंग को लेके, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ, इस वर्किंग में भी, वर्किंग नंबर 2 में भी कुछ अमाउंट सही थी, बट फिर भी एग्ज़ामिनर ने उसको नज़रअंदाज किया, बट आई थिंक 1 मार्क्स दिया है, ओके, 1 मार्क्स दिया है, तो आई थिंक इन दोनों में से किसी वर्किंग के लिए दिया होगा। आई थिंक यहाँ पे ये 1 लिखा है ना, तो इसी पार्ट का ही मार्क्स मिला होगा, इसका कुछ भी मार्क्स नहीं मिला है। तो वर्किंग नंबर 2 में इस पार्ट का मार्क्स मिला है, इसका नहीं मिला है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 7 नहीं 6 मार्क्स लूज़ करे हैं स्टूडेंट ने यहाँ पे, ठीक है। पूरा स्टेप कॉस्ट एलोकेशन एरर था इस क्वेश्चन में, तो फिर 1 ही मार्क्स मिला, वो भी बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है, एक एक छोटी चीज़ की मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, स्पेशली एट फाइनल स्टेज, ठीक है, यूर फाइनल स्टेज। तो बिल्कुल भी रिस्क मत करो। अगर आपको लगता है नहीं ये है एग्ज़ामिनर, आप ये समझो कि एग्ज़ामिनर को कुछ नहीं आता है, आपको एग्ज़ामिनर को एक कॉन्सेप्ट समझाना है, तो अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक ही चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, सो दैट्स व्हाट यू शुड डू, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन 8 पार्ट बी, ओके। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूँ। इस क्वेश्चन में सी फैट दे रखे थे, ठीक है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दे रखे थे, ठीक है, बट वो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स ऑब्वियसली टैक्स कट के ही ये कैश फ्लोज हैं, ठीक है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स है। बस स्टूडेंट ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, मेड अ वेरी ह्यूज ब्लंडर, बिकॉज देखो यहाँ पे कैश फ्लोज है, यहाँ पे पीवी फैक्टर है, ठीक है, कैश फ्लोज इनटू पीवी फैक्टर, ठीक है, ये जो सम अप करा 108.246 ये सही था। ऑल स्टूडेंट हैड टू डू इज टू राइट 108.246 was the correct is greater than 100 lakhs, that is 1 crore, so investment is favorable, ठीक है, इन अ मोर elaborate way ये लिखना था स्टूडेंट को, ठीक है। एंड आई थिंक स्टूडेंट भी वही लिखने जा रहा था 108 पॉइंट लाइक
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, यूजिंग DCF मेथड, तो 1082.246 ही लिखा था, ठीक है। बट स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती कर दी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया था, ठीक है। लाइक आई सेड कि आपको इंस्टीट्यूट बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में भी, तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2 बार, आप एक्साइटमेंट में मत एक आंसर सॉल्व करने जाया करो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट ने काफ़ी एक्साइटमेंट में इस आंसर को सॉल्व किया है एंड जल्दी जल्दी गलत सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसमें टैक्स लगा दिया, 30% का टैक्स लगा दिया, ठीक है। एंड इसको ऐड करके, इसको काट के आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट, मतलब सी फैट पे और टैक्स लगा के उसको ऐड करके वाली अमाउंट को, इस आंसर को सॉल्व किया है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आप 10.108.46 अगर स्टूडेंट लिखता आंसर, ठीक है, एंड क्वेश्चन सही से पढ़ता, उस टैक्स रेट पे फोकस नहीं करा होता, तो उसका आंसर सही होता एंड ही और शी कुड हैव गॉटन 7 मार्क्स और 6 मार्क्स एटलीस्ट हियर, एंड उसके 40 मार्क्स आते, अबव 40 या 41 मार्क्स आते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आई थिंक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा स्टूडेंट पे जब ये आंसर शीट देखी होगी। वेरी बिग मिस्टेक, सीरियसली। तो आपको क्वेश्चन कितने भी अच्छे से आता हो, आपको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़ना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्रिटिकली सोचना है कि कैसे सॉल्व करना है, इमेजिन कर लेना माइंड में कि ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे टैक्स रेट दे रखा था, मतलब इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ICMI क्या करता है, कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, स्टूडेंट थिंक कि अरे ये तो फालतू की इन्फॉर्मेशन है, जो कि होता है ऐसा, ठीक है। इस केस में यही हुआ है कि उस इन्फॉर्मेशन को, उस टैक्स रेट को एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन समझा स्टूडेंट ने, तो टैक्स लगा दिया, जबकि क्वेश्चन में कैश क्लियरली लिखा था, दीज आर द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ने आफ्टर टैक्स नहीं पढ़ा, ओनली कैश फ्लोज पढ़ा, ठीक है, विच हैज़ कॉस्टेड हिम और हर 6-7 मार्क्स। तो मतलब आपको, मतलब आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप क्वेश्चन 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ो। लाइक आपके पास जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो, ठीक है। वो गलती आपको नहीं करनी है, बट दूसरों की गलती से ज़रूर सीखो आप एज अ CMA स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन 4A। रिटर्न ऑन नेट एसेट एलैबोरेट करना था आई थिंक, कि क्या होता है, क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा स्टूडेंट ने, तो 2 मार्क्स मिले, ठीक है। थियोरी ऑलवेज हेल्प यू टू गेन मार्क्स इन पेपर, ठीक है। कुछ बच्चे जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो कुछ जो बच्चे हैं तो थियोरी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे पास भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 1 या 2 ही कर पाओगे, ठीक है, तो आपको थियोरी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। थियोरी आपको इजी मार्क्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, आपने स्टूडेंट ने इतना लंबा आंसर लिखा था, ऐसा एक एक्सप्लेनेशन दी थी, गलत थी, फिर भी उसमें 2 ही मार्क्स मिले थे। अब इसमें ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट को, फिर भी यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू वांट टू गेन मार्क्स, तो आप थ्योरी ज़रूर पढ़े इफ़ यू आर नॉट अ प्रैक्टिकल लवर। अब क्वेश्चन 4 पार्ट B पे देखते हैं। इट्स एन ऑल्टमैन जी स्कोर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। या तो हमारे पास बेनीश स्कोर आता है या ऑल्टमैन जी स्कोर आता है, ठीक है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली आते रहते हैं क्वेश्चन, या तो ऑल्टमैन जी स्कोर आएगा या फिर बेनीश स्कोर आएगा। बट आई हैव हर्ड कि रिसेंटली अभी क्या हुआ था,
दिसंबर 25 में भी ये जी स्कोर का क्वेश्चन आया एंड जून 26 में भी जी स्कोर का क्वेश्चन आया, मतलब 2 बार रिपीट हुआ, जो कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है। इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिवली इस टॉपिक के क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में, जो कि फिक्स होते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट टाइम जी स्कोर आया था तो जी स्कोर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिनी स्कोर पे फोकस करो क्योंकि वही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जानता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नोज़ अ स्टूडेंट वेरी वेल कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ खेल देता है इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने कि ऑटोमैन जी स्कोर का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने इस टॉपिक को एस्केप किया होगा, इसके जो स्ट्रेट मार्क्स आपके 7 मार्क्स मिलते हैं, मतलब काफ़ी ईजी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, 7 मार्क्स स्ट्रेट मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने, ये सोच के कि विनीश स्कोर आएगा। ठीक है, तो आपको गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है यहाँ पे आपको। ठीक है, कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था अब नहीं आएगा, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो यू शुड एक्ट प्रोफेशनली। ठीक है, आपको पढ़ाई प्रोफेशनली करनी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम का भी आपको पेपर, अटेम्प्ट का पेपर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्या आया था। ठीक है, तो इसलिए मत पढ़ो कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे दोबारा, नहीं, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्योंकि कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ कवर करना है सिलेबस में। ठीक है, और स्पेशली जिन क्वेश्चंस में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं 7 आउट ऑफ, तो उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल रिस्क जेपरडाइज मत करना। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दिया है स्टूडेंट ने, गुड, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, लेट मी टेल यू, ये पूरा आंसर सही है। ठीक है, RIL और SIL का जो जी स्कोर है ये पूरा सही है। ठीक है, बट एग्जामिनर ने 3 मार्क्स क्यों काट लिए? ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक ये जो इम्प्लीकेशंस लिखी है ना स्टूडेंट ने, वो गलत है। ठीक है, यू कैन सी इस पार्ट पे यहाँ पे 4 लिखा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक RIL SIL की वैल्यूज़ तक, बट जो इम्प्लीकेशंस है इस पे 0 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, क्यों? आई थिंक ये इम्प्लीकेशन गलत है। ठीक है, यहाँ पे जी स्कोर मोर देन 3 नहीं होना था, मतलब मोर देन 3 है, बट इट शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, जी स्कोर मोर देन 3 से क्या इम्प्लाई होता है कि 3 होगा तो सेफ जोन में नहीं होगा, जबकि 3 में सेफ जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, दिस विल सजेस्ट कि जी स्कोर मोर देन 3 सजेस्ट कंपनी इज इन सेफ जोन, मतलब कि 3 से, मतलब 3.1 होगा तो ही सेफ जोन में जाएगा, 3 होगा तो नहीं जाएगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो सेफ जोन में जाएगा कंपनी। ठीक है, तो बस एक, मतलब 2 वर्ड्स की गलती की वजह से, एंड इक्वल टू या फिर एक साइन समझ लो, एक साइन की गलती की वजह से यहाँ पे 3 मार्क्स काट दिए एग्जामिनर ने। आई मीन वेरी ट्रैजिक, 3 मार्क्स काट दिया। आई कैन नॉट इवन बिलीव इट। जी स्कोर मोर देन 3, मतलब इट शुड हैव बिन जी स्कोर मोर एंड इक्वल टू सजेस्ट कंपनी इज इन सेफ जोन। अगर इतना लिखा होता तो 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलते। ठीक है, तो आई होप आप कुछ गलतियों से, ये छोटी मोटी ही गलतियाँ, सिली मिस्टेक से ज़्यादा बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। ठीक है, बट आपको कितने मार्क्स कॉस्ट कर रही है ये। ठीक है, एज एन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आप ये कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट दे रही हैं आपके पेपर में। एक्सक्यूज मी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, एंड आपको टाइम ज़रूर बचाना है, क्या कि आप अपना जो अपने आंसर्स राइट करे हैं उसको आप रिव्यू कर पाओ एटलीस्ट एक बार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 6 पार्ट ए पे। तो ये कुछ हाँ,
ओके, मैंने इस आंसर में नोटिस किया था। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में हमने पी जो देखा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले क्वेश्चन में, उसमें कुछ गलत समझ लिया था, गलत फहमी हो गई स्टूडेंट को कॉर्पोरेट टैक्स रेट की, तो इसकी वजह से वो सही नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में जो कि स्टूडेंट को 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दे पाता, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अ न्यू सिली मिस्टेक। एंड व्हाट्स दैट सिली मिस्टेक? इज़ दैट अ सिंगल कैलकुलेशन एरर। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ईयर 2 से लेके ईयर 10 तक, ये वैल्यूज़ सारी सही हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वन। फर्स्ट ईयर का जो ये वैल्यू है 14.69025, ये गलत है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक 13 × 0.9। ऑब्वियसली 14 मतलब कम ही आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा। 13 का 90% करेंगे तो कम ही आएगा, 14 नहीं आएगा। आई गेस मुझे लगता है यहाँ पे 13.78125 स्टूडेंट ने आई थिंक इसको डिवाइड कर दिया 0.909 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। तो मतलब वेरी ह्यूज मिस्टेक। ये पूरा सही है, सिर्फ इस एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ये पूरा आंसर ही गलत हो गया। एंड एग्जामिनर ने भी इसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इवन इसका भी कुछ मार्क्स नहीं दिया एग्जामिनर ने कि ये रॉयल्टी टोटल रेवेन्यू लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करके जो भी नेट प्रोसीड्स आया, इसका भी कुछ भी मार्क्स नहीं मिला। इसका मतलब आपका पहले ही आंसर आपने जितने परफॉर्म करे हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट गलत ही हैं। तो एग्जामिनर को लगता है कि अगर यहाँ पे मार्क्स देने चाहिए तो वो नहीं देगा, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज़ कि आप ये मतलब इसमें आप अच्छे मार्क्स 40 मार्क्स तो नहीं ला पाएंगे। तो एग्जामिनर भी फिर ज़्यादा सोचता नहीं है, उसको लगता है तो वो मार्क्स नहीं देता आपके बाकी क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आपके पहले 2 क्वेश्चन, पहला या दूसरा क्वेश्चन, मतलब दोनों क्वेश्चन इम्पैक्टफुल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो गलत हो गए कम्प्लीटली तो भाई आपका आगे जो आंसर्स हैं वो रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, आगे के आंसर यू पुट दोज आंसर एट जेपरडाइज, तो वो आपको सोचना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन 6 पार्ट बी, यहाँ पे क्या गलती? यहाँ पे तो वैसे कुछ गलती नहीं है, बट एक गलती है, ये पूरा सही है। ठीक है, ये भी आपका पीवी फैक्टर डिस्काउंटिंग मेथड का क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ी है, जो कि हम इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अच्छे से होशो आवाज़ में, ठीक है, मेंटली एक्टिव रह के अगर ये स्टूडेंट आंसर देता या देती, तो मुझे लगता है कि 40 to 50 मार्क्स तो आते, इस पेपर में वो फेल नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई? बहुत ही माइनर मिस्टेक, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की गलती हो गई। मतलब 1039.3665 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस राउंडिंग ऑफ के इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क्स काट लिया। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों के भी इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स काटता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, जबकि आंसर होना चाहिए था 1039.37। ठीक है, अगर मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करता तो उसको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलते हैं, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे गलत राउंडिंग ऑफ कर दी तो 1 मार्क्स कर दिए। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, ठीक है, जिसका आप श्योर नहीं हो, तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ का आप श्योर नहीं हो तो आप मत लिखो। ठीक है, क्योंकि उसके आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट मार्क्स ज़रूर कट सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। क्वेश्चन 3 ये तो पूरा ही गलत है, इसमें भी कुछ मार्क्स नहीं मिले बिकॉज गलत है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का कुछ भी सही नहीं है, कोई भी पार्ट सही नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्वेश्चन है आई गेस, इंटीग्रेशन का ये पूरा ही गलत है, तो 0 मार्क्स। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पार्ट बी, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लिखना था एंड टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में लिखना था, जो कि सही लिखा है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। ठीक है, तो वो लिख दिया है स्टूडेंट ने। ठीक है, बस ये 2 ही लिखे, जो बाकी जो होते हैं परचेजिंग पावर रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है, ऐसे रिस्क हैं
तो वो भी लिखने थे, ठीक है। अगर वो लिखते, ये स्टूडेंट लिखता, तो आई थिंक 7 6 या 7 मार्क्स या 5 6 मार्क्स तो मिलते, ठीक है। तो मतलब थियोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको हेडिंग्स भी याद है ना और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी पता है थ्योरी का, एंड आप मन से लिख दो, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, उसमें मार्क्स कट नहीं होते हैं। तो फिर भी इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो है, इसके भी 2 मार्क्स मिल गए स्टूडेंट को, क्योंकि ओनली 2 रिस्क लिखे, टाइप्स ऑफ रिस्क लिखे, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। अब हमें बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कुछ की टेकअवेज हैं जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बेटर स्कोर्स एग्जामिनेशंस अचीव, ठीक है। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आई एम अश्योरिंग यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक और गेट ओवर एक्साइटेड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, लाइक आई सेड, ठीक है। मैंने समझाया था कि अगर कितना भी ईजी पेपर हो, आपको ओवर एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में करते हो, ठीक है। जितने भी आता है जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हो, ठीक है। इन यू थिंक यू आर द मास्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है, बेशक कितना भी आप फुली प्रिपेयर्ड हो, कितने भी आपको क्वेश्चन आते हो, ओवर एक्साइट नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, रीड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। हर क्वेश्चन को प्लीज़, आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि आप 2 बार तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जैसे स्टूडेंट को काफ़ी मतलब 7 मार्क्स कॉस्ट कर गए, 7 मार्क्स लूज़ हो गए स्टूडेंट के, जस्ट बिकॉज कि वो कॉर्पोरेट टैक्स वो पढ़ लिया था, ठीक है। एंड कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि दीज आर कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, वो नहीं पढ़ा था, तो इसकी वजह से डबल टैक्स हो गया। तो पूरा ही आंसर सही होगा। एक आते हुए क्वेश्चन, आते हुए आंसर को भी आपके 0 मार्क्स मिले, ठीक है, जस्ट बिकॉज सिली मिस्टेक, ठीक है। तो कैश फ्लोज उसने पढ़ लिया था, आफ्टर टैक्स नहीं पढ़ा, तो इनकम्प्लीट रीडिंग ऑफ क्वेश्चन ये नहीं करना है, ठीक है। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट होते ही बोला था कि जो क्वेश्चन आपको सबसे आता है, सबसे अच्छे से आता है, उसको पहले करो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को पहले करो, 14 मार्क्स वहाँ सिक्योर करो, फिर जाके आप MCQ पे मूव करो, ठीक है। तो कोशिश करो 20-25 मार्क्स आप MCQ से लाओ, तो आपके कुछ 34 या 40 मार्क्स आपके कुछ 1 घंटे में सिक्योर हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेवर अंडर एस्टिमेट द MCQs, ठीक है। मतलब MCQs हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी, अगर आपने 2-3 बार एटलीस्ट MCQ जितने भी है इंस्टीट्यूट के सॉल्व करें, ठीक है। लाइक आई सेड कि इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर्स हैं, जितने भी MQPs हैं, एंड ऑफिशियल MCQ बुकलेट है, वहाँ से आप उसको एटलीस्ट 2-3 बार MCQ तो आप सॉल्व करो, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है MCQs में। नेक्स्ट है, कवर एवरी ICMI स्टडी रिसोर्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टडी मटेरियल जितना भी है, RTPs MTPs पास पेपर, ठीक है, और मतलब सब कुछ आप देखो, पास्ट पेपर का जितना भी सजेस्टेड आंसर है वो भी आप देखो कि सजेस्टेड आंसर क्या है इंस्टीट्यूट के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट एक्यूरेसी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। आपको लगता है आप जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे, ठीक है, तो मतलब जल्दी से आपका पेपर हो जाएगा और आप पेपर को दोबारा से रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर पेपर, बट आई थिंक कि अगर आपके पास 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको लगता है, ठीक है, एंड आपके पास 1 घंटा है ना, आप उस तीनों क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हो कि 1 घंटे में कंप्लीट करो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए अच्छे से, उस क्वेश्चन पे आप मतलब अच्छे से टाइम दो, जितना आपको टाइम लगता है क्वेश्चन को पूरा करने में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे ध्यान करो, मतलब 3 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने मतलब तीनों क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता था उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। आप देख सकते हो ये स्टूडेंट ने जैसे भी पेपर दिया उसी की वजह से हुआ, जितने भी मार्क्स कटे हैं, आते हुए क्वेश्चंस पे भी मार्क्स लूज़ हो गए हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, अपना कभी भी पेपर जल्दी जल्दी मत करो, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी पे कभी मत जाओ, अपने क्वालिटी ऑफ आंसर पे जाओ।
नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस चेक योर कैलकुलेशंस एंड फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर आप मतलब आपको मेक श्योर करना है, आपको पेपर इस तरह से प्लान करना है कि एटलीस्ट आप 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट आप सेव करके रखो, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपने आंसर्स किए हैं सॉल्व, ठीक है, आप उसको एक बार रिव्यू करो। ठीक है, तो आपको पूरे टाइम 3 घंटे में काम रहना है, फोकस रहना है, एंड यू शुड फील बेटर। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार यही एग्ज़ाम है, ये मेरी ज़िंदगी डिसाइड करेगी, नहीं, यू शुड जस्ट मतलब टेक अ चिल पिल, मतलब आपको एकदम रिलैक्स रहना है। ठीक है, पानी आप पीते रहो, जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड दोज 3 आवर्स। ठीक है, टेंशन मत लाओ, एकदम मतलब चिल दे के आप अपना आंसर्स, अपना पेपर है सॉल्व करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी है, यू शुड जस्ट लेट मी गाइस नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।